आई एम डॉक्टर मंजू फ्रॉम एसबीएल एंड आज का जो टॉपिक है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्पेशली फॉर द मेल्स एंड लाइक मेल इनफर्टिलिटी एंड होम्योपैथी इसमें किस तरीके से अपना रोल प्ले कर सकती है। सो वी ऑल नो कि जो मेल इनफर्टिलिटी है उसका मेन कॉज कहीं ना कहीं स्ट्रेस होता है, लेकिन इसके अलावा और भी बहुत सारे कॉजेज होते हैं, जैसे कि आपके हार्मोनल चेंजेस हो सकते हैं, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हो सकते हैं, आपका लाइफ स्टाइल जो चेंज है वो हो सकता है। सो होम्योपैथी जो है वो मेल इनफर्टिलिटी में काफी अच्छे से सपोर्ट करती है बाय इम्प्रूविंग ओवरऑल हेल्थ एंड इसके लिए आज हमने इनवाइट किया है प्रोफेसर डॉक्टर दीपक शर्मा जी को। सो इफ we know about him. He is a renowned homeopath and 25 years of experience in the clinical, academic, and teaching practice. He is the founder and director of Orb Clinics. He is also the professor and HOD pediatric at leading homeopathic medical colleges, CEO Homeopathic World Community USA, President DHME 2026 to 27, and he is also an international speaker, author, and award-winning homeopathy expert. If I am talking about his expertise, then he is expert in PCOS, infertility, pediatrics, and chronic disease conditions. So, welcome, sir, SBL webinar series. एंड हम अपनी वेबिनार को स्टार्ट करने से पहले कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए। इफ यू आर हैविंग एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन यू कैन राइट इन द क्वेश्चन एंड आंसर चैट बॉक्स। सो हम इस वेबिनार के बाद में जैसे ही वेबिनार खत्म होगा, जो प्रेजेंटेशन है वो एंड होगी, उसके बाद हम क्वेश्चन एंड आंसर्स का जो आपके क्वेश्चंस हैं उनका रिप्लाई करेंगे। एंड जितने भी अटेंडीज हैं जो इस वेबिनार में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनको एक ऑनलाइन सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा। उसके लिए आप वेबिनार के बाद आप हमारी एसबीएल की वेबसाइट पर जाकर अपना सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं। एंड ड्यूरिंग दिस वेबिनार वी रेंडमली सेलेक्ट 3 नेम्स एंड उनको हम बाद में एज अ विनर डिक्लेयर करेंगे एंड वी विल प्रोवाइड 3 गिफ्ट्स। सो जिसका भी नाम लिया जाएगा दे कैन प्रोवाइड देयर कॉन्टेक्ट नंबर एटलीस्ट सो दैट इट विल बी इजी फॉर अस टू कनेक्ट यू पीपल। एंड अगर आपको इस वेबिनार की रिकॉर्डिंग चाहिए और आप इसे बाद में भी देखना चाहते हैं, इसके लिए आप एसबीएल की जो सोशल मीडिया है उसको फॉलो कर सकते हो, जैसे कि आपका हमारा यूट्यूब चैनल है, इंस्टाग्राम है। इसके अलावा हमारी कुछ हेल्थ वीडियोस भी होती हैं जिसको कि आप बाद में फॉलो कर सकते हैं। सो सर इट्स ओवर टू यू, यू कैन स्टार्ट योर प्रेजेंटेशन। थैंक यू डॉक्टर मंजू सिंह और सभी लोगों को नमस्कार। और थैंक यू एसबीएल वर्ल्ड क्लास होम्योपैथी जो प्राइवेट लिमिटेड है इसका जो मुझे ये मौका दिया मेल इनफर्टिलिटी पर बोलने का। तो शुरुआत करते हैं आज के इस टॉपिक से। मंजू मुझे एक बार वो डिसेबल है यस पार्टिसिपेट यस मुझे। शेयर, आप शेयर कर। तो शुरुआत करते हैं डॉक्टर हनीमैन सर को नमन करते हुए, ताकि हम सब लोग इनके द्वारा बनाई गई इस होम्योपैथी को और आगे तक बढ़ाते रहें। सबसे पहले बात करते हैं कि आज हम किस बारे में बात करेंगे। तो मेल इनफर्टिलिटी, जैसे डॉक्टर मंजू सिंह ने ये टॉपिक सेलेक्ट किया और मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेल इनफर्टिलिटी पर बात करने के लिए भी कोई लोग आगे आते हैं। हम जानेंगे कि इसका होम्योपैथिक ट्रीटमेंट और उसका मैनेजमेंट क्या है, और कुछ मैं आपसे सीखूंगा और शायद आप लोग मुझसे सीखेंगे। तो हम दोनों एक दूसरे के साथ सब लोग सीखेंगे और शेयर करेंगे अपने अपनी चीजों को। तो शुरुआत करते हैं कि इनफर्टिलिटी आखिर किसे बोलते हैं। तो देखिए, जो डेफिनेशन है, जो बुक के द्वारा बनाई गई डेफिनेशन है, वो ये है कि 1 साल के अंदर अगर कोई भी ऐसे कपल है जो अनप्रोटेक्टेड सेक्स के साथ भी कंसीव नहीं कर पाती है कोई फीमेल, तो उसको हम इनफर्टिलिटी में काउंट करते हैं। और ये इनफर्टिलिटी की डेफिनेशन 1 ईयर तक जब है, जब वो रेगुलर इंटरकोर्स के दौरान रहे। ऐसा नहीं है कि 1 साल हो गया और हस्बैंड वाइफ मिले ही नहीं और आपने ये कहा कि भाई 1 साल के बाद अभी इनफर्टिलिटी का केस हो गया। ऐसा नहीं है। 1 साल का मतलब ये है कि जब फ्रिक्वेंटली वो लोग कांटेक्ट में रहें, इंटरकोर्स के साथ रहें, और उसके बावजूद भी प्रेगनेंसी ना हो। अब जब इनफर्टिलिटी के डायग्नोसिस केस हो जाते हैं तो हमें ये डिपेंड करता है कि हम फीमेल को चूज करें या मेल को चूज करें। जनरली हमारे समाज में एक बहुत गलत धारणा है कि जब भी कभी इनफर्टिलिटी होती है तो उसके लिए हमेशा फीमेल को जिम्मेदार समझा जाता है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारी कंट्री में ऐसा, ना ऐसी बहुत सारी कंट्रियां हैं जहां पर सिर्फ फीमेल को जिम्मेदार समझा जाता है, जबकि ऐसा है नहीं, क्योंकि पार्टनर तो दोनों 50-50% के हैं। तो दोनों की जिम्मेदारियां 50-50% पे होनी चाहिए। बहुत सारी ऐसी चीजें आ जाती हैं जो मेल को थोड़ा अलग कर देती हैं। वो सबसे पहले उसमें आता है उसका ईगो होना, उसका टेस्टोस्टेरोन लेवल का बहुत हाई होना, या एकदम से शाई होना कि मेल में तो कोई दिक्कत हो ही नहीं सकती। ये धारणा बनी हुई है। तो फीमेल्स को, क्योंकि मैं पीसीओडी पे सबसे ज्यादा काम करता हूँ, तो पीसीओडी और इनफर्टिलिटी के जब भी मेरे पास केस आते हैं तो मैंने कभी भी कोई इनफर्टिलिटी का केस, कभी भी दोनों की इन्वेस्टिगेशन के बिना शुरुआत नहीं किए करता हूँ।
और मैं देखता हूँ कि जब भी कभी ऐसा होता है, मेरे पास बहुत सारे कपल्स जब आते हैं, तो फीमेल की इन्वेस्टिगेशन की तो पूरी फाइल एक बनी होती है, लेकिन मेल की इन्वेस्टिगेशन पर शायद सिर्फ एक सीमन एनालिसिस को लेकर के बात होती है और उसी पे कहानी खत्म हो जाती है। आज हम बात करेंगे कि इनफर्टिलिटी की इस डेफिनेशन को लेकर के क्या ये चेंज होनी चाहिए, क्या इसमें कोई एडिशन होनी चाहिए। और मैंने सबसे बोल्ड लाइन में ये लिखा है कि 50% केसेस को इनफर्टिलिटी के लिए मेल ही रिस्पॉन्सिबल करते हैं। बुक के हिसाब से आदमी वो 30 या 40% काउंट करते हैं, लेकिन इनफर्टिलिटी के मैक्सिमम केसेस में मेरा जो मानना है वो 50% के जो जिम्मेदारी है वो मेल की है। दूसरा, मैंने भी कुछ दिनों पहले एक आर्टिकल लिखा इस टॉपिक पर कि फर्टिलिटी इज नॉट ए कैलकुलेशन। ये बात मेल और फीमेल दोनों के लिए लागू होती है। और जब बात आती है कि ये फर्टिलिटी आजकल के टाइम पे एक कैलकुलेशन बना ली है लोगों ने कि हम अब शादी हो गई है, अब हम 2 साल बाद बेबी प्लान करेंगे, 3 साल बाद करेंगे, या पहले हम लोग अपने काम को देखेंगे, अपने कैरियर को देखेंगे। तो जब भी कभी हमारे पास ऐसे केस आते हैं कि सर अब हम चाहते हैं कि अब बच्चा हो, उनको सबसे पहले तो यही लाइन लिख करके रखता हूँ अपनी क्लिनिक में, फर्टिलिटी इज नॉट ए कैलकुलेशन। ये कोई कैलकुलेशन नहीं है कि आज आपने चाहा और आपको कंसीव हो गया या आपको बेबी एक मिल गया, ऐसा नहीं है। तो इसका पूरा एक आर्टिकल हमारी वेबसाइट पर ऑलरेडी है ना। अभी सबसे मेन इफेक्टिव चीज क्या है जो मेल इनफर्टिलिटी से रिलेटेड है, वो 6 में से 1 कपल जो है वर्ल्ड वाइड आज भी इनफर्टिलिटी का शिकार हो रहा है। मेल फैक्टर जो है, अगेन 40 to 50%, मेरी तरफ से तो 50% ही केसेस है। बहुत सारे सोशल स्टिग्मा है, साइलेंस है मेल इनफर्टिलिटी को लेकर के, खासकर क्योंकि कोई भी मेल कभी भी अपने टेस्ट कराने के लिए बहुत जल्दी तैयार नहीं होता। आज भी हम देखते हैं, हम जिस शहर में रह रहे हैं वो पूरी कंट्री का एक कैपिटल है, लेकिन इस कैपिटल के दौरान भी जो रहने वाले आते हैं हमारे पास कपल, उसमें से मेल्स आज भी अपने टेस्ट कराने से बचते हैं। उसमें सबसे पहला है सोशल स्टिग्मा, पता नहीं मेल अगर ऐसा निकला तो क्या होगा। उसका साइलेंट फीचर होना, इमोशनल स्ट्रेस का होना, बहुत सारे वर्क का लोड होना, और हमारे समाज का एक फीमेल सेंट्रिक होना। मतलब जब भी कभी बेबी नहीं होगा तो उसके घर से या तो उनकी जो सास है या उनकी मदर है, सबसे पहले फीमेल को लेकर के जाती है डॉक्टर के पास कि जरा चेक करिए। तो वहां पर भी एक जो मेल है, मेल को ऐसा लगता है कि यार मैं क्यों जाऊंगा, और अगर चले भी जाते हैं तो जनरली उनका साथ नहीं देते, उनका टेस्ट कराने के लिए आज भी तैयार नहीं होते। इसके और भी बहुत सारे कारण हैं, जैसे बहुत ज्यादा उसका जेंटल होलिस्टिक इंडिविजुअल थेरेपेटिक ऑप्शंस हम लोगों को चूज करने पड़ रहे हैं मेल इनफर्टिलिटी के लिए। यहाँ पे मैंने एक लाइन लिखी है, मेल इनफर्टिलिटी इज नॉट जस्ट ए रिप्रोडक्टिव इशू, इट्स ए सिस्टमिक हेल्थ सिग्नल। तो ये जरूरी नहीं है कि मेल इनफर्टिलिटी सिर्फ बेबी पैदा करने के लिए हो। अगर मेल इनफर्टिलिटी आ रही है तो उसके साथ साथ बहुत सारी ऐसी बीमारियां, बहुत सारी स्ट्रेस भी आती हैं, तो एक हेल्थ का सिग्नल है। तो कोई भी मेल अपने आप को ये ना समझे कि मेरा स्पर्म हमेशा ठीक रह सकता है, मेरा सीमन हमेशा ठीक रह सकता है। उसके साथ साथ अगर वो अपने कुछ गलत हेल्थ के साथ आ रहा है तो भी रिप्रोडक्टिव इश्यूज और स्पर्म में कोई ना कोई दिक्कतें आ सकती है। अगर कॉजेज पे बात करें तो बहुत सारे कॉजेज हैं। सबसे पहले जो, क्योंकि आज हम प्योरली होम्योपैथी के ऊपर बात करेंगे, तो होम्योपैथी तो वहीं से शुरू होती है जहाँ पे जितने भी बुक्स में रिटर्न कॉजेज हैं वो सब थक जाते हैं। जब वहाँ पे कॉजेज खत्म हो जाते हैं तो हमारी होम्योपैथी एक ऐसी साइंस है जो कॉजेज को निकाल करके लेके आती है। अगर फिजिकल जर्नल्स की बात करें तो इंजरी सबसे मेन कारण है। ज्यादातर मेल्स में कभी भी स्पोर्ट्स के दौरान अगर कोई इन्फेक्शन हो जाती है, कोई इंजरी हो जाती है, जैसे बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं कि हमारी स्कूल के टाइम पे कोई लड़ाई हो गई, हमें स्पोर्ट्स खेलते हुए कोई बॉल लग गई या कोई किसी टाइप की इंजरी हो गई, ये सबसे मेन कारणों में से एक आता है जो आपके स्क्रोटम को हर्ट करता है। वेरिकोसील अपने आप में एक बड़ा कारण है। इन्फेक्शंस जो यूटीआई के दौरान भी आ सकता है, और भी बहुत सारी इन्फेक्शंस हैं जो आ सकती हैं। अनडिसेंडेड टेस्टिस, मतलब अगर टेस्टिस ही डेवलप नहीं हो पा रही है, मतलब जहाँ पे स्पर्म का बेसिक फॉर्मेशन होता है वही दिक्कत में है, तो भी ऐसे कॉजेज हो सकते हैं। हार्मोनल इम्बेलेंस, अगर आप हार्मोन की बात करेंगे तो आज पूरी दुनिया में मेल हो फीमेल हो चाहे कोई एनिमल्स हो, सब लोग जान हार्मोन से ही लड़ रहे हैं। अगर हम पीसीओडी की बात करें तो वो सिर्फ हार्मोन बेस्ड है, हम मेल इनफर्टिलिटी की बात करेंगे तो वो भी हार्मोन बेस्ड है। बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं, वो कहते हैं कि सर मुझे नहीं समझ में आता कि हमें क्या ऐसे स्ट्रेस हो रही है और हम लोग क्या ऐसा कर रहे हैं। तो मैं उनको छोटी छोटी बातें समझाता हूँ, कि उनको सिखाता हूँ कि जैसे अगर आप चाहें तो आप अपने आप भी नोट करके देख सकते हैं कि जैसे आप आज सुबह उठे तो आज आप अपने आप को बहुत अच्छा फील करते हैं, लेकिन शायद अगले दिन जब उठते हैं तो अपने आप को वीकनेस के साथ उठते हैं, आपको लगता है कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। 2-4 दिन के लिए आप बहुत एक्टिव होते हैं, तो 2-4 दिन के लिए आप बिल्कुल ऐसा साइलेंट हो जाते हैं। तो इस सब कुछ जो होता है वो हार्मोन से रिलेटेड होता है। आपके हार्मोन ही सुबह उठ करके डिसाइड करते हैं कि आज आप कैसा जिएंगे, आज आपका दिन कैसा जाएगा, आज आप खुश रहेंगे या आप
बहुत सैड फील करेंगे। तो सब कुछ जो है वो हार्मोन इम्बेलेंस पे है, वो चाहे टेस्टोस्टेरोन हो, वो चाहे थायराइड के हार्मोन हो, चाहे वो प्रोलेक्टिन हो। इसमें सबसे मेन काम जो होता है वो कॉर्टिसोल का होता है। इस कॉर्टिसोल को, हार्मोन को बढ़ाने के लिए हमें बहुत सारी चीजें ऐसी करनी पड़ती हैं जो अनयूजुअल हैं, लेकिन आज आज के टाइम के लिए नहीं, लेकिन वो बहुत कॉमन है और फैक्ट है। जैसे अगर मेरे पास बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जो मेल इनफर्टिलिटी के पेशेंट हैं, उनसे मैं सबसे पहले पूछता हूँ कि वो मॉर्निंग में कितने बजे उठते हैं। तो जो भी लोग मुझसे ये कहते हैं कि मैं 8 बजे के बाद उठता हूँ या 9 बजे के बाद उठता हूँ, तो उन लोगों से मैं हमेशा रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अगर ऐसा ही उठते रहेंगे तो कभी ठीक नहीं हो पाएंगे, क्योंकि हमारी बॉडी का कुछ ऐसा पैटर्न है जो हार्मोन रिलीज करने के लिए सुबह 4 बजे से लेकर 6 बजे तक ही बना है। आपने देखा होगा कि हमारे पूर्वज हमें ये कहते आ रहे थे कि सुबह जल्दी उठो, सुबह जल्दी उठो, लेकिन क्यों उठो वो नहीं बता के गए। तो उसका बेसिक रीजन है कि हमारे बॉडी के अंदर कॉर्टिसोल जैसे हार्मोन जो है वो सुबह 4 बजे से लेकर 6 बजे तक ही रिलीज होते हैं। तो यहाँ पर मैं, चाहे वो फीमेल हो चाहे मेल हो, हर एक को ये समझाने की कोशिश करता हूँ कि अगर आप सिर्फ छोटे छोटे चेंजेस लेके आएंगे तो भी आपकी स्ट्रेस, एंजाइटी, आपकी बाकी जो हेल्थ है वो भी सुधर जाएगी। लाइफस्टाइल एनवायरनमेंट में सबसे पहले स्ट्रेस और एंजाइटी आता है। स्मोकिंग, अल्कोहल, सब्सटेंस, ओबिसिटी, हीट का एक्सपोजर आजकल बहुत ज्यादा है, जिसमें मैक्सिमम मेल्स जो हैं वो लैपटॉप को या अपने मोबाइल को लेकर के बैठ जाते हैं और वो अपने जेनिटल एरियाज पर हमेशा हीट अप करते हैं। जो लोग इसको मिथ मानते हैं उनके लिए मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोगों ने एफएमटी में बर्न पढ़ा होगा तो आपने पढ़ा होगा कि सिर्फ जेनिटल एरिया ऐसा है जहाँ पे सिर्फ 1% का बर्न होता है। ऑलरेडी वो एरिया ऑलरेडी इतना हीटेड है, बहुत सेफ एरिया है, तो हम उसके ऊपर और हीट क्यों लें। जब भी कभी मेल इनफर्टिलिटी का पेशेंट भी हमारे पास आता है तो उसको मैं एक्सरसाइज में भी ये बताता हूँ कि उस एरिया को कभी भी गर्म पानी से वॉश नहीं करना है, क्योंकि जेनाइटल एरिया को गर्म पानी से वॉश करने का मतलब है कि आप अपने कुछ हार्मोन्स को सप्रेस कर रहे हैं। सेम एज इन टाइट क्लॉथिंग। लेकिन अब जैसे टाइट क्लॉथिंग की बात करें तो बहुत सारे लोग कहते हैं सर हमें जॉब पे जाना है, बाकी सब जगह जाना है, तो टाइट क्लॉथिंग होगी। मैं उनको बोलता हूँ कि आप टाइट क्लॉथिंग करो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप हमेशा टाइट क्लॉथिंग में रहोगे। आप अच्छी सी एक्सरसाइज करो, अपनी मसल्स को टाइट रखोगे तो आपको वो भी हर्ट नहीं करेगा। तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो मेल इनफर्टिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। और इन्वायरमेंटल टॉक्सिन्स और हमारा जो खाना पीना है उसके अंदर जो केमिकल्स हैं वो सब तो अपने आप में जिम्मेदार है। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स में सबसे पहला जो फैक्टर है वो है परफॉर्मेंस एंजाइटी। अब मैं देख रहा हूँ पिछले कुछ सालों के अंदर ऐसे बहुत सारे मेल पेशेंट आने लगे हैं जो मुझसे कहते हैं कि सर हमारी 2 महीने बाद शादी है और मुझे लगता है कि मुझे शायद कोई दिक्कत है। तो मैं उनसे पूछता हूँ कि कभी कोई पहले आपने कहीं कोई इंटरकोर्स किया है, तो कहते हैं कि नहीं सर, लेकिन हमें एंजाइटी बहुत है। तो ऐसी एंजाइटी को लेकर के भी बहुत सारे ऐसे साइकोलॉजिकल फैक्टर हैं जो मेल इनफर्टिलिटी को कॉज करते हैं। डिप्रेशन अपने आप में एक बड़ा कारण है। रिलेशनशिप स्ट्रेस जो आजकल बहुत ज्यादा बढ़ गया है, वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ा कारण है। बहुत सारे लोग मुझसे आकर के पूछते हैं सर स्ट्रेस और एंजाइटी तो आजकल का अपना एक पार्ट हो गया है, तो हम इसको कैसे कम करेंगे। तो मैं उनको बोलता हूँ कि स्ट्रेस और एंजाइटी को समझने के लिए सबसे पहले आप ये काम करिए। जैसे हम अभी इस वेबिनार का एग्जांपल ले लेते हैं। इस वेबिनार के लिए डॉक्टर मंजू ने एक डेट और टाइम फिक्स किया, 26 फरवरी को दोपहर 3 बजे 2 बजे शुरू होना है। अगर मान लो मैं इसको सोचता रहता कि यार ये कैसे होगा कैसे होगा, तो मैं शायद एंजाइटी में आ जाता। लेकिन क्योंकि मैं पहले से ही प्लान हूँ और डॉक्टर मंजू भी पहले से प्लान है कि हम लोग 26 तारीख को 2 बजे हम इस वेबिनार को करेंगे आप सब लोग में, तो हमारा एंजाइटी का इशू क्या रह गया। एंजाइटी का इशू जब होता जब हम लोग ये सोचते ही रहते कि हम कैसे अटेंड करेंगे कैसे अटेंड करेंगे। तो कैसे अटेंड करने के लिए हमें सिर्फ जूम का लिंक चाहिए और वाईफाई चाहिए। अगर हम इसको सोचते रहते तो ये स्ट्रेस और एंजाइटी होता। स्ट्रेस और एंजाइटी का मतलब है कि आप किसी भी चीज को ओवरबर्डन ले रहे हैं। तो ओवरबर्डन नहीं लेना है, काम को करना है, काम तो करना ही पड़ेगा, तो बस उसको ओवरबर्डन समझ के नहीं करना है। दूसरी बात ये, जब मैंने होम्योपैथी की बात कर रहा था तो मैंने एक लाइन इसमें चूज करी है, मैनी केसेस आर इट इन मॉडर्न मेडिसिन बट नॉट अनएक्सप्लेन इन होम्योपैथी। एवरी केस जहाँ पे हमें पता लगता है कि अननोन कॉज है, होम्योपैथी उसका अपना एक कॉज लेकर के आती है, कि बताती है कि ये कॉज हो सकता है। एक छोटा सा कॉज भी बहुत बड़ा डिजीज को पता कर सकता है। तो ऐसा कभी भी नहीं होता कि बिना किसी बात के कोई बीमारी हो जाए। बीमारी होने के हमेशा कॉजेज होते हैं, चाहे वो छोटे हों चाहे बड़े हों, चाहे वो कोई हिडन हो, कॉजेज जरूर होते हैं। यहाँ पे अंडरस्टैंड करते हैं। यहाँ पे जब कभी हम बात करते हैं मेल इनफर्टिलिटी की तो वहाँ पे सबसे पहली बात आती है सीमन एनालिसिस को लेकर के। तो जब भी कभी कोई भी डॉक्टर टेस्ट कराता है तो उसके सीमन एनालिसिस में उसके काउंट, उसकी मोटिलिटी, उसकी मॉर्फोलॉजी, उसकी डीएनए इंटीग्रिटी जो थोड़ा कम चेक कराई जाती है। जो रोल्स हैं उनके पिट्यूटरी ग्लैंड के, टेस्टोस्टेरोन के, एफएसएच एलएच के बैलेंस। और एक जो सबसे मेन बात है कि कभी भी किसी ट्रीटमेंट को जो टाइम है वो हमेशा ये लेकर के आते हैं कि डॉक्टर साहब कितनी जल्दी हो जाएगा। तो मैं सबको बोलता हूँ कि 3 महीने से पहले तो कुछ भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब स्पर्म को बनने का एक जो प्रोसेस है उसका ईश्वर ने जो दिन तय किए हैं वो खुद ही 74 डेज किए हैं। आज से अगर आपके अंदर कोई मेडिसिन गई, आज से आपने कोई डाइट
प्लान की या आज से आपने कोई चीज ऐसी है जो शुरू की, तो कम से कम आपको 74 डेज बाद ही असर देखना शुरू होगा, उससे पहले कुछ भी नहीं होना। तो इसलिए हर एक पेशेंट से गुजारिश करता हूँ कि इससे पहले तो आप कुछ भी मत सोच के चलिए। तो हमें ये कुछ बातें हैं जो बहुत जरूरी समझनी चाहिए इनफर्टिलिटी के बारे में। जब भी कभी हमारे पास रिपोर्ट्स लेकर के आते हैं तो मैक्सिमम रिपोर्ट्स बहुत सारी नॉर्मल होती हैं, दिखती हैं, लेकिन अगर हम उसको डिटेल स्टडी करें तो वो गलत होती हैं। उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ कि बहुत सारे लोग सिर्फ टोटल काउंट ऑफ स्पर्म पे चले जाते हैं। जैसे हम्म। अभी हमारे पास कुछ दिन पहले भी एक केस आया, उस केस में स्पर्म के जो काउंट थे वो 70 मिलियन थे। ये बहुत बढ़िया अमाउंट है। उसमें जब हमने चेक किया तो जो उसके हेड है, जो हेड की मॉर्फोलॉजी है, वो 75% जो है वो डैमेज थी। तो जब भी कभी आपके पास स्पर्म की रिपोर्ट आए तो उस सीमन की रिपोर्ट को हर एक चीज के लिए वेरीफाई करिए, खासकर उसके हेड की मॉर्फोलॉजी, क्योंकि फर्टिलिटी के लिए हेड जो है वो सबसे मेन रिस्पॉन्सिबल है। अगर उसकी टेल या उसकी नेक में भी कोई डिफेक्ट हुआ तो कोई जेनेटिक डिफेक्ट आ सकता है। तो इसलिए आपको जब भी चाहिए तो एक सीमन एनालिसिस की रिपोर्ट को एक थोरोली स्टडी करिएगा ना। सीमन एनालिसिस का एक क्राइटेरिया है, अगर वॉल्यूम 1.5 से कम है, टोटल नंबर ऑफ स्पर्म जो 39 मिलियन से कम है, कंसंट्रेशन 15 मिलियन से कम है, मोटिलिटी रेट 40% से कम है और मॉर्फोलॉजी 4% नॉर्मल फॉर्म से कम है, तो ये परफेक्टली इनफर्टिलिटी को डायग्नोस करता है। हालांकि ये डब्ल्यूएचओ का क्राइटेरिया है, 2010 और 21 में भी क्राइटेरिया को रिवाइज किया गया, लेकिन ऐसा बहुत सारी रिपोर्ट में देखा गया है कि जो मॉर्फोलॉजी है वो 40% नॉर्मल होती है तब भी इनफर्टिलिटी होती है, क्योंकि हमें बाकी चीजों पर भी ध्यान देना है। यहाँ पे मैंने मॉर्फोलॉजी नॉर्मल फॉर्म्स लिखा है, अभी हमने यहाँ पे क्राइटेरिया हेड का, नेक का और टेल का अभी यहाँ पर नहीं बताया है। तो जब भी कभी ऐसी रिपोर्ट्स आए और अगर नॉर्मल फॉर्म्स हो, हेड में भी, टेल में भी और नेक में भी, तब वो नॉर्मल है। लेकिन अगर इनमें से डिफेक्ट है, हेड का डिफेक्ट अगर ज्यादा आ रहा है, तो इसका मतलब वो भी इनफर्टिलिटी के शिकार होंगे। फिजिकल इवोल्यूशन जो है, रिव्यू ऑफ पूरी मेडिकल हिस्ट्री हमें लेनी चाहिए, उनके क्या क्या इन्फेक्शन रहे हैं हमें फोकस करना चाहिए, उसके टेस्टिस में कोई इंजरी तो नहीं हुई है। अगर हम हार्मोनल ब्लड टेस्ट की बात करें तो एफएसएच, टेस्टोस्टेरोन, एलएच, समटाइम प्रोलैक्टिन हमें यूज करना चाहिए इन्वेस्टिगेशन के दौरान। एक बात और कि सीमन एनालिसिस को कराने का जो तरीका है वो सबसे मेन ध्यान रखना चाहिए। बहुत सारी ऐसी लेबोरेटरी हैं जो कहती हैं कि आप एक हफ्ते बिना किसी इंटरकोर्स या बिना किसी मास्टरबेशन के आए और सीमन जो है वो हमें लैब पर दें, उसके बाद ही हम टेस्ट करेंगे। लेकिन इसका जो मेन क्राइटेरिया है वो है 3 से लेकर के 5 दिन का, मतलब मिनिमम 3 दिन और मैक्सिमम 5 दिन, इसी बीच में आपको सीमन जो है वो टेस्ट के लिए देना है। और ध्यान ये रखना है कि सीमन की एक ड्रॉप भी वेस्ट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वॉल्यूम उसी से काउंट होता है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि सीमन को टेस्ट कराने के लिए कुछ क्राइटेरिया है जो बहुत जरूरी है। अगर आप इमेजिंग की बात आएंगी तो स्क्रोटल का जो अल्ट्रासाउंड है वो सबसे मेन है। अगर आपको डिस्फंक्शन देखना है, कोई वेरिकोसील देखना है, तो उसके लिए भी स्क्रोटल, बायलेटरल स्क्रोटल के अल्ट्रासाउंड जो है वो बहुत जरूरी है। लिमिटेशंस क्या है, खासकर कन्वेंशनल मैनेजमेंट की, वो सिम्टोमेटिक फोकस करते हैं, सिर्फ हार्मोन्स पे फोकस करते हैं। असिस्टेड टेक्निक्स हैं जो बहुत पेनफुल भी हैं, बहुत हाई कॉस्ट भी हो जाती है। हालांकि आज हम कन्वेंशनल मेडिसिन पे काम बात ना करके हम अपनी सिर्फ होम्योपैथी पे बात करेंगे कि हम होम्योपैथी में कितना अच्छा सा काम कर सकते हैं। इससे भी पहले ज्यादा जरूरी है कि होम्योपैथी कहाँ काम कर सकती है। तो ऐसा नहीं है कि हर एक जगह पर जहाँ पर होम्योपैथी, जहाँ पे स्पर्म आपको बिल्कुल जीरो दिखाई दे रहे हैं, ऐसे बहुत सारे केसेस हैं। ये जो स्पर्मिया के होते हैं जहाँ पे स्पर्म नहीं है, लेकिन हो सकता है कि टेस्टिस में कहीं हो, तो वहाँ पे आपको ऑपरेटिव प्रोसेस में जाना है। तो होम्योपैथी में ओलिगोस्पर्मिया, जहाँ पे ऐसे कंडीशन जहाँ पे लोअर देन नॉर्मल स्पर्म काउंट है, वहाँ पे काम कर सकती है। एस्थीनो जूस्पर्मिया में, जहाँ पे स्पर्म मोटिलिटी का जो रेट है वो बहुत कम है, तो जूस्पर्मिया जहाँ हाई परसेंटेज ऑफ एबनॉर्मली शेप्ड स्पर्म है, वहाँ पे काम कर सकती है। और ओएटी सिंड्रोम में तो बहुत ज्यादा काम करती है, जहाँ पे लो स्पर्म काउंट, पुअर मोटिलिटी एंड पुअर मॉर्फोलॉजी, जहां पर ये कंडीशन है वहां पर तो बहुत ही अच्छा होम्योपैथी काम करती है। फंक्शनल एजियोस्पर्मिया, मैंने अभी आपको बताया कि ऐसे बहुत सारे रिपोर्ट्स आते होंगे हम्म। आपके पास जिसमें स्पर्म बिल्कुल जीरो होते होंगे, लेकिन वहां जीरो है नहीं। जब तक जीरो नहीं माने जाते, जब तक टेस्टिकुलर बायोप्सी आपके पास ना हो, और अगर वहां पे एक भी स्पर्म है, प्योरली एजियोस्पर्मिया नहीं हो सकता। तो फंक्शनल एजियोस्पर्मिया में कभी कभी बहुत हैवी स्ट्रेस या कोई बहुत लॉन्ग टर्म से चली आ रही बीमारी जो है वो कॉज कर सकती है एजियोस्पर्मिया को। तो हमें ये ध्यान रखना है कि उसकी टेस्ट को, रिपोर्ट को हमें बार बार कराना है और 2 से 3 महीने पे कराना है, और कुछ अपना जो भी कॉजेज हैं उसका ट्रीटमेंट देना है। सेक्सुअल एक्सॉशन या साइकोजेनिक इनफर्टिलिटी, ऐसे कंडीशन में भी होम्योपैथी बहुत अच्छे से काम करती है। तो ये कुछ ऐसी कंडीशन है जहाँ पे आपको होम्योपैथी का बहुत अच्छा रोल मिलेगा। आज जहाँ पे मैंने आपको बताया कि एजियोस्पर्मिया ऐसा है जहाँ पे टेस्टिकुलर बायोप्सी में मिल रहा है, वहाँ पे आपको टीसा
एक ऑपरेटिव प्रोसीजर है, वहां से इस पंप को लेकर के आपको जाना चाहिए। तो कुछ ऐसी कंडीशन है जहाँ पे सर्जिकल इंटरवेंशन के बिना होम्योपैथी बहुत अच्छे से काम करती है। सबसे मेन बात आती है कि आपके पास मेल इनफर्टिलिटी का पेशेंट आ गया, आपने उसको ध्यान से देखा, आपने उसको डायग्नोस भी कर लिया, आपने उसको आराम से सब कुछ देख लिया, लेकिन इसकी अप्रोच कैसे करोगे? तो ये हर एक, वैसे तो होम्योपैथी में हर एक केस की बात है कि आप केस की शुरुआत तक कैसे जाएंगे। तो सबसे पहले तो मैं हर एक डॉक्टर्स की, अपने स्टूडेंट को ये बताना चाहता हूँ कि होम्योपैथी में जब भी कभी अप्रोच करें तो अप्रोच करनी चाहिए हमें वहां से जहां से कोई बीमारी की शुरुआत हुई हो। जब भी कभी अप्रोच करेंगे तो हमें, जैसे पेशेंट बोलता है कि मेल इनफर्टिलिटी में खासकर, इस समय मेरे को इससे पहले कभी पता ही नहीं था कि मेरे स्पर्म ऐसे होंगे। अब इस केस में आपको क्या करना है? तो इस केस में आपको ये करना है कि हम उससे पूछेंगे कि आप कभी स्ट्रेस में रहे, आपको कोई लॉन्ग टर्म बीमारी हुई, अगर उस लॉन्ग टर्म बीमारी का कोई स्टोरी मिल जाती है तो आपको पूरा उसकी केस टेकिंग करनी है। अगर आपको इंजरी मिल जाती है तो आपको इंजरी की तो बहुत जल्दी से हिस्ट्री लेनी है। और ये जो अप्रोच है, कभी कभी एक या दो या तीन या कभी कभी चार विजिट में पता लगती है। तो कभी भी एज्यूम मत करके चलिए कि पहली बार ही पेशेंट आकर के आपको सब कुछ बता ले जाना है। मैं अभी थोड़ी देर में आपको बताऊंगा कि हम जब अप्रोच करते हैं तो हमारा कितना मन होता है उसको अप्रोच करने का, ये भी डॉक्टर हैनीमैन सर बता करके गए हैं। तो जब कभी अप्रोच आप पहुंच भी गए, मानो आपको लगता है कि मैं किसी पेशेंट की उस फेज तक पहुंच गया हूँ जहां से वो बीमार होना शुरू हुआ, तो उस समय की मेंटल स्टेट को जरूर काउंट करिए। मैं यहाँ पे रिपीट करना चाहता हूँ कि मैंने यहाँ पे मेंशन किया है मेंटल स्टेट को, नॉट मेंटल सिम्टम्स को। आपको मेंटल सिम्टम्स से ज्यादा मेंटल स्टेट पे जाना है कि उस समय मेंटल स्टेट क्या चल रही थी, क्योंकि डॉक्टर हेनीमैन ने कहीं भी मेंटल सिम्टम्स का उतना जिक्र नहीं किया है जितना मेंटल स्टेट का किया है। तो मेंटल स्टेट जो है वो ज्यादा सिग्निफिकेंस होती है होम्योपैथी के दौरान, मेंटल सिम्टम्स उतना मायने नहीं रखते। क्योंकि हम होम्योपैथी की बात कर रहे हैं तो ये अभी जब मैं बात कर रहा था कि आपकी अप्रोच कैसे हो सकती है, जो थर्ड एफोरिज्म है ये सबसे मेरा प्यारा एफोरिज्म है और इसको मैं बहुत बार बार पढ़ता हूँ और लोगों को पढ़ाता भी हूँ। तो जब हम एफोरिज्म की बात करते हैं तो डॉक्टर हैनीमैन सर ने एक लाइन सबसे पहले क्लियर कर दी थी, इफ द फिजिशियन क्लियरली परसीव्स। इस लाइन का मतलब है कि मान लीजिए डॉक्टर मंजू सिंह क्लिनिक पर बैठी हैं और उनके पास कोई पेशेंट आ जाता है, लेकिन डॉक्टर मंजू सिंह को कोई पहले से ही ऐसा बर्डन वाला काम है जिसकी वजह से वो आज पेशेंट शायद नहीं देखना चाह रही थी। तो पेशेंट आकर के कितना भी पता बात करना चाहेगा, कितना भी अपने सिम्टम देना चाहेगा, लेकिन डॉक्टर मंजू सिंह उसी बिजीनेस की वजह से हो सकता है कि उस सिम्टम को या उस अप्रोच को ऑब्जर्व ही ना कर पाए। तो डॉक्टर हैनीमैन सर ने सबसे पहली बात क्या कही, इफ द फिजिशियन क्लियरली परसीव। अब उन्होंने पहली एक टर्म एंड कंडीशन लगा दी कि अगर फिजिशियन ने क्लियरली परसीव किया तो ही आगे की कहानी संभव होगी। अगर पहला ही स्टेप गलत हो गया तो कुछ भी ठीक नहीं होगा। फिर उन्होंने बताया कि डिजीज, नॉलेज ऑफ डिजीज और इंडिकेशन क्या होने चाहिए, मतलब जो डिजीज आपने पकड़ी है उसके इंडिकेशन पेशेंट में है भी या नहीं भी, ये भी आपको पता होना चाहिए। एक फिजिशियन को ये भी पता होना चाहिए कि नॉलेज ऑफ मेडिसिनल पावर्स क्या होती है। मैं जानता हूँ कि एसबीएल अभी पोटेंसीज पे बहुत अच्छे से काम कर रहा है, बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट काइंड की पोटेंसीज में मेडिसिन बनाते हैं। तो वो क्यों बना रहे हैं? क्योंकि उनको मालूम है कि किसी भी डिजीज या किसी भी पेशेंट को ठीक करने के लिए सबसे पहले उस मेडिसिन की पावर का होना बहुत जरूरी है। अगर उन्होंने किसी भी मदर टिंजर को बनाने में, किसी भी डायल्यूशन को बनाने में कहीं भी गलती करी तो हो सकता है कि किसी डॉक्टर ने मेडिसिन तो सिलेक्ट कर ली हो लेकिन वो मेडिसिन एक्शन में नहीं आएगी। तो इसलिए मेडिसिन पावर के यूज का पता होना भी एक फिजिशियन को बहुत जरूरी है। मैं यहाँ पे सिर्फ जो मैंने बोल्ड लाइन की हुई है सिर्फ उन्हीं को लेकर के चल रहा हूँ। फिर उन्होंने एक सबसे बढ़िया बात कही, ब्रैकेट में उन्होंने लिखा चॉइस ऑफ द रेमेडी कॉमा द मेडिसिन इंडिकेटेड। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि एक डॉक्टर एक किसी पेशेंट को देख रहा है लेकिन उसके प्रीवियस एक्सपीरियंस के हिसाब से उसकी दवाई आ रही है सिलिशिया, तो सबसे पहले तो ये सोचेगा कि यार इसको सिलिशिया दे देना, लेकिन जब वो दवाई बनाने चलेगा तो वो कहेगा कि नहीं यार ये तो कुछ और दवाई थी। तो डॉक्टर हेनीमैन सर ने ये क्लियर करने की कोशिश करी कि चॉइस ऑफ रेमेडी पे नहीं जाना है, जो मेडिसिन इंडिकेटेड हो सिम्टम वाइज उसी पे जाना है। अगर आपकी कोई मेडिसिन सिलिशिया आ रही है और वो इंडिकेटेड है सिलिशिया तो आपको सिलिशिया ही देनी है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी कोई चॉइस चलेगी, मतलब आप ऐसा नहीं कि फार्मेसी में जाकर के आप कहेंगे नहीं सिलिशिया के थूजा दे सकते हैं, ऐसा नहीं होगा। तो डॉक्टर हैनीमैन सर ने बहुत बातें बहुत बढ़िया से क्लियर चीजों को क्लियर करें। उसके बाद प्रॉपर डोज का उन्होंने जिक्र किया, प्रॉपर डोज का जिक्र करके उन्होंने बताया कि सिर्फ प्रॉपर डोज में ही किसी दवाई को देना है। उसके बाद आगे लिखते हैं एंड द प्रॉपर पीरियड फॉर रिपीटिंग द डोज। आपको ये भी पता होना चाहिए कि वो 2 घंटे में रिपीट करनी है, 2 दिन में रिपीट करनी है, 2 महीने में रिपीट करनी है। तो उसके बाद पूरा एफोरिज्म खत्म होने के बाद एक सबसे मेन लाइन में वो लिखते हैं रिस्टोरेशन में भी परमानेंट। अगर आपने बहुत अच्छी से ऑब्जर्वेशन भी कर ली, आपको नॉलेज ऑफ डिजीज भी बहुत अच्छी है, आपको जो मेडिसिनल पावर की नॉलेज है वो भी बहुत बढ़िया
बढ़िया है, आपने प्रॉपर मेडिसिन को सेलेक्ट भी करा, प्रॉपर डोज भी दी, उसके बावजूद भी सारी टर्म एंड कंडीशन के बाद रिस्टोरेशन में भी परमानेंट। इसीलिए बहुत सारे लोग जो बहुत बड़े बड़े क्योर की बातें करते हैं, तो मैं उनको ये एफोरिज्म जरूर पढ़ाता हूँ, उनको बताता हूँ कि क्योर की डेफिनेशन कुछ और होती है। और डॉक्टर हैनीमैन तो अब से 250 साल से ज्यादा पहले ही ये डॉक्यूमेंट लिख करके चले गए थे, और उन्होंने लिख दिया था कि भाई रिस्टोरेशन में भी परमानेंट, मतलब मे भी का मतलब है कि ऐसा हो सकता है कि क्योर हो, जरूरी नहीं कि क्योर हो। तो हमें बहुत सारी चीजों की नॉलेज होनी चाहिए। अगर ऐसा हुआ क्योर हो गया, तब वो बिल्कुल लास्ट में लिखते हैं, देन ही अंडरस्टैंड हाउ टू ट्रीट जुडिशली एंड रेशनली, मतलब कैसे उसको अच्छे से ट्रीट करना है, एंड ही इज द ट्रू प्रैक्टिशनर ऑफ फीलिंग आर्ट। सिर्फ वही आदमी जिसने ये पूरा एफोरिज्म शुरू से लेकर आखिरी तक फॉलो किया, सिर्फ वही एक ट्रू प्रैक्टिशनर ऑफ फीलिंग आर्ट है। तो आप ये जरूर सोचना मेरे इस एफोरिज्म को पढ़ाने के बाद कि आखिर इसमें से आप क्या क्या करते हैं। तो एफोरिज्म बहुत बड़ा है, मतलब मैंने शायद जो सबसे ज्यादा पढ़ा है डॉक्टर मंजू, उसको 3 घंटे में मैंने ये एफोरिज्म खत्म किया। तो सिर्फ ये एफोरिज्म इतना बड़ा है, अगर इस एफोरिज्म को समझ जाए तो ये बहुत सारी चीजों को आप समझ जाते हैं। तो राइट। चलते हैं होम्योपैथी की तरफ। होम्योपैथी आजकल दो भागों में बहुत बटी हुई है। सबसे पहले तो लोग कहते हैं क्लासिकल होम्योपैथी, दूसरा कहते हैं क्लिनिकल होम्योपैथी। तो दोनों में आज, क्योंकि यहाँ पे अगर कुछ स्टूडेंट्स भी हैं तो उनको मैं फर्क बताता हूँ। जो मैंने अभी थर्ड एफोरिज्म के अकॉर्डिंग सब कुछ बताया, एक्चुअली में तो ये क्लासिकल है, क्योंकि डॉक्टर हैनीमैन ने ये लॉग दिए। डॉक्टर हैनीमैन ने ये बताया कि जब हम प्रॉपर डोज की बात करते हैं, तो प्रॉपर डोज में हम लोग एक 10 नंबर का जो ग्लोब्यूल है, उसको किसी इंडिकेटेड मेडिसिन में हम डिप करेंगे, फिर ड्राई पेपर पर रखेंगे रखेंगे उसको 100 ml पानी में मिलाएंगे और उसमें से एक स्पून देंगे। इस एक डोज को फॉलो नहीं किया जा सकता, खासकर आज के टाइम में। हम क्लासिकल नाम क्यों रखते हैं? हमें ऐसा नहीं है ना कि हम क्लासिकल चीजों को लेकर के चलते रहेंगे तो हम शायद आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो क्लासिकल होम्योपैथी कुछ लोग करते हैं, लेकिन वो बहुत ही रेयर है, बहुत ही कम है, और वो मुझे लगता है कि वो कभी सिस्टम में या वेबिनार्स पे दिखाई भी नहीं देते हैं। तो क्लासिकल होम्योपैथी बहुत ही अलग चीज है, उसको करने के लिए बहुत नॉलेज चाहिए, मतलब बहुत नॉलेज, मतलब शायद कोई डॉक्टर हैनीमैन के नेक्स्ट ही हो, या दर से डॉक्टर क्लार्क या डॉक्टर कैंट हैं, वो क्लासिकल होम्योपैथी करके गए थे। बाकी आज के टाइम में तो मुझे शायद कोई नहीं मिलता है, हो सकता है हो, और मैं उनसे नहीं मुलाकात कर पाया। क्लिनिकल होम्योपैथी को सब लोग यूज करते हैं आज। अगर मैं डॉक्टर मंजू आपको बताऊं कि जो होम्योपैथी जिंदा है, वो सिर्फ क्लिनिकल होम्योपैथी की वजह से ही जिंदा है। अगर क्लिनिकल होम्योपैथी नहीं होती तो शायद होम्योपैथी बाकी कंट्रियों की तरह इंडिया में भी वेनिश हो गई होती। तो क्लिनिकल होम्योपैथी करना सबसे मेन बात है। और क्लासिकल हो आप चाहे क्लिनिकल होम्योपैथी करो, मैं देखिए हर एक स्टूडेंट, हर एक होम्योपैथी से सिर्फ इतनी गुजारिश करता हूँ कि सिर्फ होम्योपैथी करो, उसमें कोई ऑपरेशन मत करिए। तो अगर आप सिर्फ होम्योपैथी करते हैं, फिर चाहे वो क्लासिकल है चाहे क्लिनिकल है चाहे जैसे भी है, वो होम्योपैथी अगर आप करते हैं तो मतलब आप सबसे बेस्ट हो बस। होम्योपैथी में अगर हम बात करेंगे मेल इनफर्टिलिटी की खासकर, तो उसमें बहुत सारी ऐसी रेमेडीज है जो बहुत अच्छा वर्क करती हैं। खासकर इसमें सबसे पहले तो एग्नेस कास्टा, जो सबके मुंह पर आती है, जबान पे रहती है हमेशा, हेल्प्स टू बूस्ट सेक्सुअल डिजायर एंड फिजिकल एबिलिटी, जिसके लिए बहुत फेमस भी रेमेडी है। कैलेडियम है, सिलीनियम है, खासकर 3x में बहुत सिलीनियम बहुत अच्छा से काम करती है। कैलेडियम के मैंने जो इम्पैक्ट देखे वो सिर्फ 6C में देखे, बाकी मैंने 30 और 200 में उतना रिजल्ट नहीं देख पाया, लेकिन कैलेडियम 6 में बहुत अच्छा काम करती है। कुछ मेरी जो फेवरेट रेमेडीज हैं, रोडोडेंड्रॉन इसमें सबसे पहले नंबर पे है, इसने मेरे सबसे ज्यादा केसेस को सॉल्व किया है। ये एक ऐसी रेमेडी है जिसको मैं एक टाइप की पेन रेमेडी बुलाता हूँ। जब भी कभी आपके पास कोई स्क्रोटम का पेन लेकर के आए, और ऐसा पेन जो किसी इंजरी के बाद या किसी हर्पीज के बाद हुआ हो, और ऐसा पेन जो आगे से लेकर के पीछे तक की तरफ रेडिएट करे, हालांकि जो बुक में लिखा है वो लिखा है स्क्रोटम से लेकर के और पेरिनियम के थ्रू होता हुआ एनल रीजन तक, लेकिन अगर ऐसे पेन जो बैक पेन से भी रिलेटेड हो, वहां भी रोडोडेंड्रोन बहुत अच्छा काम करती है। रोडोडेंड्रोन को मैंने अपने केसेस में हाई पोटेंसीज में यूज किया है, जिसमें 10M और 50M सबसे मेन आते हैं। मेड्रोनियम मेल इनफर्टिलिटी के किसी भी केस में इंटरकरेंट सबसे बेस्ट रेमेडी होती है, खासकर वहां पे जहाँ पे आपको कोई ऐसा डिस्चार्ज मिल जाए, या किसी भी टाइप की कोई क्रॉनिक हिस्ट्री, कोई यूटीआई की मिल जाए, या मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स के साथ इन्वॉल्वमेंट की हिस्ट्री मिले, वहां पे आप मेडोनियम को एज ए इंटरकरेंट जरूर यूज करिएगा। सबसे बेस्ट केस आर्निका का है। आर्निका सिर्फ लोग इंजरी की बात करते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ कि अगर उसको कोई मेंटल ट्रॉमा भी है तो भी आर्निका जो है वो सबसे बेस्ट काम करती है। नेट कम्यूर को हमेशा मैं साइलेंट फेज में लेकर के जाता हूँ। ऐसे बहुत सारे मेल्स आपके पास आते होंगे इनफर्टिलिटी को लेकर के, जो शायद कहना तो कुछ भी नहीं चाहते हैं, सब कुछ उनके साथ ठीक भी हो रहा होता है, वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब कोई बात नहीं अगर बच्चा नहीं भी हो रहा है। तो जब भी कभी आपके पास ऐसे मेल आए जो हमेशा इस बात को आगे करें कि कोई बात नहीं अगर बच्चा नहीं हो रहा है, मैं उसके ऊपर ज्यादा फोर्स नहीं कर सकता, बहुत ज्यादा काम नहीं कर सकता, और हाँ इन्वेस्टिगेशन भी नहीं कर सकता, तो आप हमेशा नेट्रम ग्रुप की तरफ जाइए। नेट्रम अपने आप में बहुत बढ़िया रेमेडीज हैं जो काम करती हैं। इसको मैंने ज्यादातर 30 में यूज किया है। इसके अलावा जो फेमस रेमेडीज हैं वो लाइकोपोडियम, लाइकोपोडियम को मैंने
क्यू से लेकर के और पोटेंसी तक हर एक केस में अलग अलग तरीके से यूज किया है। डेमियाना का मदर टिंचर मैंने इनिशियली प्रैक्टिस में यूज किया था, लेकिन अब शायद मैं उसको 1x या 3x में यूज करना प्रेफर करता हूँ। एक बात और बताता हूँ कि बहुत सारे ऐसे लोग जो मदर टिंचर पर काम करते हैं, वो मदर टिंचर की जगह हमेशा उसकी जो लोअर पोटेंसीज होती हैं 1x 3x या 6c, इन पर भी काम करके देखें तो आपको लगेगा कि उनसे ज्यादा बेहतर रिजल्ट आता है। स्टेफिसेग्रिया बहुत प्राइम रेमेडी है ज्यादातर ऐसे केसेस में जहां बहुत सारे मास्टरबेशन की हिस्ट्री है, और मास्टरबेशन भी ऐसा जिसमें उसको बाद में गिल्ट होता हो, उसके लिए स्टेफिसेग्रिया से बढ़िया कोई भी दवाई नहीं है। एल्बा अपने आप में उस स्ट्रेस को लेकर के जहाँ पे बहुत फाइनेंशियली या अपने कैरियर को लेकर के जहाँ पे स्ट्रेस है, वहाँ ब्राइनिया काम करती है। अब चलते हैं एक केस के ऊपर। तो ये केस है 32 का, जो 4 साल पहले मैरिड हुआ था। उसकी प्रेजेंटिंग कंप्लेंट थी कि बस कोई कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, मेरे पास किसी ने भेजा उसको। मेरे पास फीमेल भी नहीं आई थी, वो मेल खुद ही आया था। मुझे मेरी रिपोर्ट में किसी डॉक्टर ने कोई गड़बड़ बताई है, आप जरा एक बार देखिए। इसके अलावा हमने उससे जितने भी जानकारी ली, मतलब कोई भी प्रेजेंट इलनेस, उस रिपोर्ट के अलावा उसको कभी ये नहीं पता था कि उसको कोई दिक्कत भी है, कोई कंसेप्शन नहीं हुआ। उसके अलावा फीमेल को सब लोगों ने नॉर्मल बताया, कोई उसको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन नहीं था, कोई इजैकुलेटरी डिस्फंक्शन नहीं था, कोई हिस्ट्री नहीं थी सेक्सुअल ट्रांसमिशन नहीं, मतलब सब कुछ हमें बिल्कुल नॉर्मल मिलता जा रहा था। ना हमें कोई नशे की हिस्ट्री मिली, ना कुछ हमें ऐसा मिला। और उसके बाद हमने सब कुछ हिस्ट्री लेकर के देखी, कोई डायबिटीज नहीं, कोई सर्जिकल हिस्ट्री नहीं, नॉन स्मोकर, बहुत ही शांत आदमी, सेडेंटरी लाइफस्टाइल विद मॉडरेट ऑक्यूपेशनल स्ट्रेस, कोई बहुत ज्यादा हमें स्ट्रेस भी नहीं मिली। क्लिनिकल एग्जामिनेशन में भी हमें सब कुछ नॉर्मल मिलता चला गया। फिर हमने ध्यान दिया, ये बात है उस परसिविंग की जो शायद मैं उस समय बैठे बैठे कर रहा था। तो जब भी कभी आपके पास ऐसी कोई केस आए जिसमें आप डिटेल लेते चले जाएं और सिर्फ एक ही जवाब आए कि सब ठीक है, हाँ। सब ठीक है, सब ठीक है, मतलब सब कुछ नॉर्मल, रेमेडी अपने आप ही समझ में आ जानी चाहिए। इसमें हमें बहुत ज्यादा रिपर्टरी में नहीं जाना पड़ता, हमें इसमें बहुत सारी कैलकुलेशंस नहीं करनी पड़ती। इतनी आसान है होम्योपैथी कि आप इसको बहुत ही कम समय में अच्छे से याद कर सकते हैं। तो रेमेडी से पहले इसकी रिपोर्ट देख लेते हैं डॉक्टर। यहाँ पे थे टोटल स्पर्म काउंट 10 मिलियन, स्पर्म की मोटिलिटी 5% थी, है। स्लगिश 5% और नॉन मोटाइल 90%। तो जब हम इस केस पे काम कर रहे थे और जैसा कि मैंने ये सिम्टम बताया, नॉर्मल नॉर्मल नॉर्मल, तो डॉक्टर मंजू मेडिसिन आ गई एक ही, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो। लेकिन अगर बहुत सारा पेशेंट को बार बार आप उससे पूछने के बाद भी सब कुछ ठीक है, नहीं बताया। कुछ भी नहीं है, तो हमें क्या सोचने की जरूरत है। मतलब हमारे पास जब बहुत सारे स्टूडेंट आते हैं वो कहते हैं सर हमने 5 घंटे केस टेकिंग करी, तो डॉक्टर हैनीमैन ये कह के गए थे कि आपको 5 सेकंड की परसीविंग चाहिए। जब तक आप परसीव नहीं करोगे तो आप चाहे कितनी भी केस टेकिंग करो, कितने भी पन्ने भरो या कितने भी आवर्स आप लगाओ, और परसीविंग कभी भी एक बार में नहीं हो सकता है दूसरी बार में, हो सकता है चौथी बार में, हो सकता है आपको कई महीने लग जाए। तो हमने सिर्फ आर्निका से केस शुरू किया। तो जब भी केसेस को शुरू करते हैं तो हम लोअर पोटेंसी से शुरू करते हैं, क्यों हायर पे जाना जब हम लोअर पे भी काम कर सकते हैं। तो हमने 3x दिया 1 महीने के लिए, फिर 30c 1 मंथ के लिए, फिर 200 वीकली डोज दी, और साथ में मैंने सपोर्टिव मेडिसिन दी सिलीनियम। सॉरी, यहाँ बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि सर अगर ऐसी मेडिसिन पे काम करना तो सिंगल पोटेंसी पे क्यों नहीं काम कर सकते थे, क्वेश्चन आना चाहिए। तो मैं उनको ये बोलता हूँ कि जब भी कभी आपको होम्योपैथी पढ़नी है तो आप डॉक्टर क्लार्क को जरूर पढ़ो। डॉक्टर क्लार्क ने हमेशा ये बताया कि नंबर एक तो जो लोअर पोटेंसीज है वहां से शुरू करो, और अगर आपको उस पोटेंसी से कोई भी इंप्रूवमेंट होता चला जा रहा है, आप उसी एक पोटेंसी पे रहो। अगर लगता है कि इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा है तो आपको किसी और चीज पे जाना चाहिए। अब यहाँ पे हमारे साथ क्या हो रहा था, ये पेशेंट अगले 3 महीने बाद भी हमसे सिर्फ एक ही बात कह रहा था, वो था डॉक्टर आई हैव नो नो। से। तो हम इतना वेट नहीं कर सकते थे क्योंकि ऑलरेडी हमें इनफर्टिलिटी पे काम करना था। तो मैंने कहा अगर 3x काम नहीं कर रही है तो हो सकता है 30 पे वो कोई सिम्टम बताए, हो सकता है वो 200 पे कोई सिम्टम बताए। लेकिन उसने पूरे 3 महीने के दौरान सिर्फ एक ही बात याद रखी, डॉक्टर आई हैव नो सिम्टम्स। तो जब नो सिम्टम आ रहा था तो मैंने कहा ठीक है टेस्ट कराते हैं। जब हमने टेस्ट कराया तो टोटल स्पर्म काउंट इस बार 55, स्पर्म की मोटिलिटी 45, स्लगिश 10% थे, नॉन मोटाइल अब 45% रह गए। तो स्पर्म की हम्म। मोटिलिटी एकदम से इंक्रीज हो गई। बेशक उसका कोई सिम्टम इंप्रूव हुआ या नहीं हुआ, क्योंकि सिम्टम तो वैसे भी नहीं थे। तो जब हम लोग कभी ऐसे नॉन सिम्टोमेटिक चीजों पर काम करते हैं तो हमें बहुत सारी चीजों को प्रोवेंसीज वाइज काम करना पड़ता है। ये मेरी तरफ से एक केस था जो अभी तक का सबसे मेरा बेस्ट केस है, और 2024 में ही उसको एक बेबी बॉय भी डिलीवर हुआ ना हो। तो जब भी कभी हमारे पास, और उसके बावजूद भी जब हम उससे आज भी पूछते हैं तो मैंने कहा भाई कोई बीमारी है, करेगा नहीं सर, आज भी सिर्फ वही कहता है। तो मैं सोचे बैठा हूँ कि इस बार जब भी कभी किसी भी चीज के लिए आएगा तो मैं इस बार तो बहुत ही हाई पोटेंशियल पे जाऊँ, क्योंकि अब तो ही नहीं रहा ना, अभी तो कोई उसको चीज है ही नहीं। तो आई हैव नो सिम्टम आर्निका का सबसे बेस्ट सिम्टम है, मुझे लगता है इससे एंड बढ़िया सर, दुनिया में कोई आई भी हैव अ चीज नहीं वन क्वेश्चन हियर कि मतलब आपने इसको रिपीटेशन कैसे किया मेडिसिन का, जो आपने ऊपर 3x 30 200 बताया, 200 का तो आपने वीकली बताया, बट जो है। पोटेंसी है उसका रिपीटेशन क्या था सुबह आपका शाम, सुबह शाम? सुबह शाम 30 का भी सुबह शाम,
देखिए जनरली जितने भी हमारे पास मेल पेशेंट आते हैं, बीइंग ए प्रैक्टिशनर मुझे ये ध्यान रखना पड़ता है कि पेशेंट दवाई कितनी लेगा। आप यस। देखेंगे कि जनरली प्रैक्टिस के अंदर मेल्स जो है वो दवाई लेना पसंद नहीं करते। आप एक फीमेल को तो दिन में 3 या 4 बार दवाई दे सकते हैं, लेकिन क्योंकि मेल को बाहर जाना पड़ता है मैक्सिमम हाँ। टाइम, आजकल फीमेल्स भी जाती हैं, तो मैं अब कोशिश हम्म। करता हूँ कि सब पेशेंट्स को सिर्फ सुबह शाम की दवाई बताओ ताकि लोगों को इजी रहे। तो हमें ओके। इजी भी देखना है और पेशेंट की इम्पैक्ट को भी देखना है। हम्म। मैंने 3 से 30 पे सिर्फ इसलिए किया क्योंकि मुझे कोई सिम्टम नहीं मिल रहा था और रिस्क में लेना नहीं चाहता था। अगर वो ये कहता कि हाँ मुझे कुछ अच्छा लग रहा है तो मैं शायद 3x पे ही रहता, मुझे लगता हाँ। कि उसका कुछ इंप्रूवमेंट आ रहा है तो मैं जरूर 330 पे रहता। लेकिन क्योंकि हमें यही पता लग रहा था कि मुझे कोई पता नहीं लग रहा है, तो मैंने कहा ठीक है हम टेस्ट करेंगे कि हम टेस्ट क्या कहता है। तो ये हम्म। मेरी तरफ से एक और लाइन है जो मैंने लिखी है, वो है फर्टिलिटी इज नॉट ओनली अबाउट रिप्रोडक्शन, इट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ सेक्शन ऑफ ओवरऑल बॉडी ओवरऑल। हेल्थ। बहुत सारे लोग हमारे यहाँ पे हमारे समाज में खासकर हिंदुस्तान के अंदर वो लोग सोचते हैं कि हम लोग सिर्फ जो भी इंटरकोर्स कर रहे हैं या जो भी हम रिलेशनशिप कर रहे हैं सिर्फ बच्चा पैदा करने के लिए कर रहे हैं। ऐसा नहीं है। बहुत सारे हमने जो कपल्स हैं, जिसमें से 4 या 5 कपल तो ऐसे हैं जिनको मैंने बिना किसी मेडिसिन के ठीक किया, बहुत फर्टिलिटी इनफर्टिलिटी को सॉल्व किया सिर्फ उनकी काउंसलिंग और सिर्फ उनके जो रिलेशनशिप है उनको ठीक करा करके। जब तक आपके रिलेशनशिप ठीक नहीं होंगे तब तक भी आपके जो इनफर्टिलिटी है वो सॉल्व नहीं होगी। बहुत सारे लोग मुझसे आकर के कहते हैं कि डॉक्टर साहब हमने एक मूवी में देखा था, उसको तो कहीं रेप हुआ था और प्रेगनेंसी भी हो गई। तो मैंने उनको समझाया कि जो रेप से प्रेगनेंसीज होती हैं वो ज्यादातर सिर्फ पिक्चरों में होती हैं और कहीं नहीं होती है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि इनफर्टिलिटी के केस को सॉल्व करने के लिए आपको दोनों लोगों को एक साथ बिठाना पड़ेगा, दोनों लोगों से एक साथ बात करनी पड़ेगी, उनको समझाना पड़ेगा। मैक्सिमम टाइम हमारे पास जितने भी केस हैं उसमें से मैक्सिमम टाइम तो लड़ते हुए ही आते हैं, तब ये मेरा कहना नहीं मानते, हम उसका कहना नहीं मानते। बस इसी में ही अगर आपने ये भी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी तो भी समझो इनफर्टिलिटी का केस जो है वो सॉल्व हो गया। तो होम्योपैथी के लिए मैं लिखता हूँ वेयर लिमिटेशंस आर एक्सेप्टेड होम्योपैथी एक्सप्लोर पोटेंशियल। होम्योपैथी के लिए हमेशा ये बात है कि जहाँ कहीं भी कुछ नहीं मिलता लोगों को, वहाँ होम्योपैथी कहीं ना कहीं किसी न किसी को खोज ही निकालती है। तो डॉक्टर मंजू मेरी तरफ से तो ये था एक छोटी सी प्रेजेंटेशन। इसमें मेरे स्टूडेंट डॉक्टर वंशिका अत्री ने बहुत मेहनत की है सब चीजें करने में, क्योंकि हम लोग पीसीओडी पे बहुत ज्यादा काम करते आ रहे थे। मेल इनफर्टिलिटी के बहुत सारे केसेस हैं, लेकिन क्योंकि हमने हम्म। उनको कभी डॉक्यूमेंटेशन जो है वो इस तरह से करनी है, अब हम शुरू कर रहे हैं। आपने हमें एक अच्छा आइडिया दिया है, तो अब हम जब भी मिलेंगे तो अगली बार कम से कम 8 से 10 केसेस के बारे में मिलेंगे, है ना। नाइस नाइस, थैंक यू सर फॉर दिस प्रेजेंटेशन। श्योर, जैसे कि आपने वेबिनार के स्टार्टिंग में कहा था कि बहुत ही मतलब इस टॉपिक पे लोग बात करना भी कम पसंद करते हैं, जी। एंड शायद डिस्कशन भी नहीं होता है। आई एम श्योर कि आज इस प्रेजेंटेशन से काफी लोगों को फायदा हुआ होगा और एक नई इन्फॉर्मेशन गई होगी। तो सर डॉक्टर यू मंजू कैन डिस्कनेक्ट। क्लिनिकल प्रैक्टिस में हमने देखा है कि बहुत सारे मेल्स आकर के यहाँ पर बात भी नहीं करना चाहते। वो कहते हैं डॉक्टर साहब आप इनका ट्रीटमेंट दे दो। मैंने कहा भाई हाँ इनको जी। क्या ट्रीट, जैसे मतलब अगर, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी डॉक्यूमेंटेड केस भी है कि जो झारखंड से हमारे पास आए थे वो इनफर्टिलिटी के लिए नहीं आए, उस फीमेल को यूट्राइन फाइब्रॉइड थे जिसके लिए हमारे पास ट्रीटमेंट के लिए आए। जब हमने पता किया तो उसको बहुत सारा इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट चला था जिसकी वजह से हम्म। फाइब्रॉइड हुई। तो मैंने कहा कि आपको ओवरडोजेज ऑफ मेडिकेशन है तो आपको दवाई की जरूरत नहीं है, अब तो आप रेस्ट करो। और हमने उस समय, मुझे याद है शायद 2008 या 9 की बात है, हमने उस मेल को ब्राइनिया 50 ml दी थी और उसको 2 साल बाद बेबी बॉय हुआ था, जबकि वो इनफर्टिलिटी के लिए आए भी नहीं थे। हम्म। लेकिन हमने उस मेल को समझा, मैंने कहा तुम्हें दवाई की जरूरत है भाई, तुम्हें इतना सब चीजें ध्यान रखना है। तो ऐसे बहुत सारे हम्म। केसेस सॉल्व हो जाते हैं। उसके लिए मैं बस जिम्मेदार मानता हूँ अपनी परसीविंग को। अगर आप परसीविंग के मूड में हैं तो आप राइट। किसी भी कॉम्प्लिकेटेड केस को ठीक कर सकते हैं, और कभी कभी खांसी जुकाम बुखार भी ठीक नहीं होते। राइट। जी, सर कोई आप अपनी क्वेश्चन है तो। प्रेजेंटेशन डिस्कनेक्ट कर लीजिए। जी 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 थैंक यू। सो अभी हम क्वेश्चन एंड आंसर्स हैं हमारे, उनको देखते जी। हैं कि कुछ क्वेश्चंस हैं, देन लेट्स डिस्कस की क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर यू जस्ट टोल्ड infertility identified if you make a relation and not conceived. Suppose if anybody don't want to conceive, already conceive, how it can be identified? Heart issue also responsible for male infertility. I think क्वेश्चन ही अनक्लियर है। सो इस पे हाँ, अगर मेन, अगर जो मुझे समझ में आ रहा है वो है कि जो हार्ट इश्यूज हैं दे आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर मेल इनफर्टिलिटी। मैंने अभी आपको बताया कि एक कोई छोटी सी बात भी अगर हम्म। किसी मेल के अंदर रह गई तो वो भी हर्ट कर जाती है। तो हार्ट इश्यूज तो बहुत बड़ा राइट। है ना। ब्लड का सर्कुलेशन नहीं होगा तो बहुत सारी बीमारियां अपने आप आ जाती हैं। नेक्स्ट, if a person leave smoking and doing work shipping company where they exposed to heat during work and their report says that progressive motile sperm is that possible?
they can get cured? हाँ हाँ बिल्कुल, ये अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, सबसे पहली बात तो मैं बताता ही हूँ कि हमने एक रिस्क फैक्टर में इंक्लूड करा था कि बहुत सारे लोग स्मोकिंग को लेकर के या हीट को लेकर के हमारे पास आते हैं। तो ऐसा हर आदमी, क्योंकि वहां पे एक ही आदमी तो काम नहीं कर रहा, बहुत सारे लोग काम कर रहे होंगे, हम्म। लेकिन स्पर्म किसी एक के डेड हुए, तो आपको राइट। वहीं पे वो इंडिविजुअलिटी पूछनी है कि वो क्या था, आखिर वो क्या क्राइटेरिया था जिसकी वजह से आपके स्पर्म डेड हो गए। इंडिविजुअलाइजेशन होने का सबसे की फैक्टर है, आपको उसी को बस पकड़ना है और आप पकड़ेंगे तो पक्का ठीक हो जाएंगे। ये बहुत ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो हीट एरिया में काम करते हैं, लेकिन सबको इनफर्टिलिटी नहीं होती, तो आपको बस राइट। वो पॉइंट तक पहुंचना है। नेक्स्ट इज व्हाट इज द रोल ऑफ होम्योपैथी इन ऑब्स्ट्रक्टिव स्पर्मिया? मैंने आपको बताया था कि कुछ लिमिटेशंस हैं, तो जहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन की बात आती है तो सबसे पहले देखना है कि ऑब्स्ट्रक्शन कितना है। अगर वो हम्म। ओपन होने लायक है, जैसे अगर कोई फाइब्रोसिस है जो पिछले 6 महीने के अंदर हुई है, तो वो ओपन हो जाती है। लेकिन अगर ऐसा कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन है, तो उसको आपको सर्जिकल रिमूवल पे ही जाना चाहिए। Next is since thyroid and hormonal imbalance both are causes for male infertility, we need to treat the oldest cause first or the present cause. ओके, ये बहुत बढ़िया चीज है। अब आपको सबसे पहले तो बीइंग ए फिजिशियन ये डिसाइड करना हम्म। है कि इन दोनों में से सबसे स्ट्रोंगर कॉज कौन सा है। आप, आपके पापा ने कभी आपको थप्पड़ मारा, और आपके कभी किसी रास्ते में आते हुए किसी व्यक्ति ने थप्पड़ मारा, ठीक है, आपके हम्म। पापा वाला क्रॉनिक केस वो कॉज हो गया, और जो बाहर रास्ते में मारा है वो एक्यूट कॉज हो गया। लेकिन डोमिनेंसी सिम्टम की शायद बाहर वाले की रहेगी कि बाहर वाला व्यक्ति मुझे कैसे थप्पड़ मार सकता है, तो कॉज कौन सा हुआ, एक्यूट वाला। तो आपको सबसे पहले बीइंग ए फिजिशियन ये डिसाइड करना है कि इन दोनों कॉजेस में से सबसे प्राइम कॉज कौन सा है। एक पेशेंट की हम्म। सेंसिटिविटी क्या है, वो किसके प्रति ज्यादा रिएक्ट कर रहा है, क्योंकि पापा तो सबके थप्पड़ मारते रहते हैं, ये तो कॉमन हो गया ना। लेकिन अगर कोई बाहर वाला मार जाएगा तो इसका मतलब ये कर रहा Right. Next question is how does lycopodium help in sexual debility and infertility? हूँ। ये भी एक अगेन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर आपने मतलब मेरे जो सर डॉक्टर एस के डे हैं, जो वो पढ़ाते थे, तो वो मुझे हमेशा बताते थे कि अगर आपने लाइकोपोडियम और पल्सला दो रेमेडीज को पहली बार में पकड़ लिया, तो या हम्म। तो आप बहुत बढ़िया फिजिशियन हो या आपका लक अच्छा है। तो कभी भी लाइकोपोडियम और पल्सला को खाकर जब आप कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन पे जाएं, तो इनको बहुत सोच समझ के देना है, क्योंकि लाइकोपोडियम की प्रूविंग से केस खराब भी होते हुए देखे हैं। तो लाइकोपोडियम को बहुत अच्छे से चूज करो, चाहे 2 बार वेरीफाई करो, कोई बात नहीं। पेशेंट आपसे कभी भी जल्दी नहीं बचाता है, पेशेंट को आपसे आराम चाहिए, और पेशेंट को सही से आराम चाहिए। अगर आपको लगता है कि मैं आज परसीव नहीं कर पा रहा, कल आओ, परसों आओ, लेकिन अच्छे से उसको सोच समझ कर तभी दवाई दो। और लाइकोपोडियम को एकदम से कभी भी हायर पोटेंसीज में यूज मत करिएगा, नहीं, सिक्स हाँ। से शुरुआत करिएगा, वो सबसे बेस्ट है जी। Next is invisualization versus pathology based prescribing, which is more effective? इंडिविजुअलाइजेशन, इंडिविजुअलाइजेशन ऑलवेज। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारी मेडिसिन में ही, कन्वेंशनल मेडिसिन के अंदर भी वो लोग रिपोर्ट और पेशेंट के सिम्टम को वेरीफाई करते हैं। Right. जो अच्छे डॉक्टर्स हैं वो हमेशा देखते हैं कि यार ये रिपोर्ट सही भी बोल रही है कि नहीं, वरना मेरे बहुत सारे ऐसे एलोपैथिक डॉक्टर्स हैं कन्वेंशनल मेडिसिन से जो मुझे कहते हैं कि यार ये डॉक्टर इसकी रिपोर्ट तो बिल्कुल ठीक नहीं लग रही है, माजरा कुछ और है, तो कुछ और हम्म। इन्वेस्टिगेशन करा सकते हैं। तो इंडिविजुअलाइजेशन हमेशा प्राइम पे आएगा। सर एक क्वेश्चन है, क्या होम्योपैथी की कोई मेडिसिन हैं जिससे बेबी बॉय होने की संभावनाएं होती हैं? नहीं, एक बात आपको यहाँ क्लियर कर दूं कि होम्योपैथी से ज्यादातर इनफर्टिलिटी के जो केसेस सॉल्व होते हैं वो होते होते बेबी बॉय हैं, लेकिन इसकी कोई मेडिसिन नहीं है। इसकी सबसे मेन राइट। वजह है जो स्पर्म है वो इतना हेल्दी हो जाता है, जिसमें हेल्दी। जो वही है वो सबसे आगे पहुंच जाता है। तो अगर आपका सीमन हेल्दी है किसी में, तो वो बेबी बॉय की तरफ ही जाएगा, बाकी इसकी कोई मेडिसिन नहीं। Next question is how can homeopathy be integrated with the modern diagnostics like DNA fragmentation index and oxidative stress markers? ठीक है, देखिए ये हम लोग कर रहे हैं, और ये आप सब लोगों को भी करना चाहिए कि अगर आपको ऐसा लगता है कि कहीं कोई जेनेटिक डिफेक्ट है, तो आप सबसे पहले तो रिपोर्ट्स कराइए, क्योंकि डीएनए फ्रेगमेंटेशन कराना सिर्फ मॉडर्न मेडिसिन में नहीं लिखा गया है, वो हमारे लिए भी है। आपको अगर हम्म। पीएम पढ़ी है आपने, तो आप भी यूज करो ना उसको, आपको किसी ने मना नहीं किया है। आप बनाने अपना क्या? डाटा कलेक्ट करो, आप किसी पीयर रिव्यूड जर्नल में छपाओ, प्रिंट करो, और आप भी आगे आ जाओगे। तो हम लोग ये काम कर रहे हैं, तो इसके लिए आप जो भी पीयर रिव्यूड जर्नल्स हैं, आप अपना डाटा भेजो, और सारी इन्वेस्टिगेशंस जो भी टूल्स अवेलेबल है सबको यूज करो, क्योंकि टूल्स किसी के नहीं है। अगर आप सोचोगे सिर्फ टूल्स इन्वेस्टिगेशन उनके लिए बनी, ऐसा थोड़ी है। टूल्स तो किसी भी डॉक्टर के लिए बने हैं, हर एक फिजिशियन के लिए बने, तो आपको टूल को यूज करना आना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। Next is the importance of mental and emotional symptoms in remedy selection. हाँ, ये तो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, तो इसमें तो बहुत बड़ा रोल है। अभी हमने जो केस प्रेजेंट किया उसमें हमने सिर्फ हम्म। मेंटल, हमने हमने कुछ और देखा ही नहीं, क्योंकि कोई और सिम्टम भी नहीं था। तो जहाँ पे सिम्टम कोई और मैच नहीं करता, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ, हमें मेंटल सिम्टम से ज्यादा मेंटल
दैट्स स्टेट गुड। पे काम करना है। डॉक्टर हैनीमैन ने मेंटल स्टेट का जिक्र किया है, मेंटल सिम्टम्स का जिक्र नहीं किया है। Okay, multiple questions. If we do not know the cause, but patient's wife want to give medicine, what will be the best medicine for infertility? हाँ, ये एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि बहुत सारी वाइफ जिनके हस्बैंड नहीं आते हैं तो वो कहते हैं कि डॉक्टर उनके लिए भी तो कोई दवाई दो। हाँ। तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि पहले यहाँ पर लेकर के आओ, हम उनको जज तो कर लें, दवाई कैसे दें। अंधेरे में तीर चलाना मतलब हमें अपने प्रोफेशन को खराब करना है। तो अगर आप कहीं भी बिना किसी पेशेंट से, इवन अगर आपको लगता है कि आप वीडियो कॉल कर सकते हो, अगर वो नहीं आना चाहे तो आप उनसे कुछ तो आप जानकारी लोगे। अगर आप बिना जानकारी लिए किसी को भी दवाई बांट रहे हो तो इसका मतलब आप अपने प्रोफेशन के साथ ईमानदारी नहीं बरत रहे। तो मल्टीपल पेशेंट जो कि बोलते हैं कि हम कितने दिन में ठीक हो जाएंगे, 10 दिन में, 15 दिन में, हालांकि अगर वो पहले से ही मेडिसिन लेकर आते हैं और अपने 2 2 3 3 साल अपना दवाइयां खाकर आते हैं। तो इस चीज का क्या रिप्लाई होना चाहिए कि हाँ हम 15 दिन में ठीक हो जाएंगे, हम कब तक ठीक हो जाएंगे, और वेरी अग्रेसिव कि हाँ हम 10 दिन में, 15 दिन में ठीक हो जाएंगे। देखिए, मैंने आपको अभी प्रेजेंटेशन के दौरान बताया कि नंबर एक तो स्पर्मेटोजेनेसिस की अपनी एक लिमिट है। जी। 74 डेज से ज्यादा कुछ होगा ही नहीं। तो सबसे पहले तो आप अपने पेशेंट को कन्विंस करिए कि आप चाहे 2 साल से कोई भी मेडिसिन खा रहे थे, लेकिन मेरे पास तो आ जाए ना। तो हाँ। जब आप आज मेरे पास आए हैं तो कम से कम मुझे वो 80 डेज तो दोगे, 81 डेज तो दोगे। तो जब भी आपके पास पेशेंट आएगा तो उसको ये बताना कि आज आप मेरे पास पहली बार आए हैं, आप 2 साल से क्या कर रहे थे इसके बारे में मुझे नॉलेज नहीं है। मैं आज से हम्म। लगूंगा तब जा करके हमें 80 डेज लग जाएंगे। तो मेरी तरफ से तो ये जवाब होता है। Next question is, a man with a history of varicocele surgery still shows poor sperm quality. What would be your strategy? देखिए, सबसे पहले तो वेरिकोसील के लिए हमेशा बात देखना कि दोनों तरफ है या सिर्फ यूनिलेटरल है। अगर वो हम्म। दोनों तरफ है तो आपको उस पर बहुत थोड़ा जल्दी से काम करना पड़ता है, क्योंकि वेरिकोसील होने का मतलब है कि जो स्पर्म की क्वालिटी है वो ज्यादातर खराब ही रहेगी। अगर वो परमानेंट है और वो बहुत पुरानी हो चुकी है, मतलब अगर वो केस लगभग 10 साल से वेरिकोसील के साथ है, तो हो सकता है कि आपको IUI मतलब स्पर्म के वॉश पे जाना पड़े। और अगर हम्म। आप उसकी क्वालिटी पे, अगर उस पर काम करना चाहते हैं, तो मेरे हिसाब से सिलीशिया जो है वो सबसे बेस्ट रेमेडी है। और मैं सिलीशिया को ऐसे केसेस में 200x में यूज करता हूँ, नॉट इन 6, नॉट इन 30, 200 हम्म। एक्स यूज करके देखो, आप बहुत बढ़िया रिजल्ट है। What about family history of infertility? Is the cause? यस, हमेशा बहुत जेनेटिक्स हमेशा इन्वॉल्व करती है, मेल इनफर्टिलिटी में भी और फीमेल में भी। पेशेंट जब सिम्टोमेटिक रहेगा तभी बोलेगा कि सब ठीक है, क्योंकि कोई सिम्टम ही नहीं है, या फिर हम्म। सिम्टम्स होने के बाद भी बोलेगा कि सब ठीक है? किस कंडीशन में आने का सेलेक्ट कर सकते हैं? हाँ, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, नंबर एक तो जनरली ऐसे मेल्स आते हैं जो अपनी डिजीज होने के बाद, जैसे कुछ कहते हैं हेड एक ऐसा, लेकिन वो तो चाय पीता हूँ ठीक हो जाता है। तो आपको ये ट्राई करना है उसको निकलवाने का, कि जैसे मैंने आज जो केस प्रेजेंट किया उसमें तो सिर्फ उसका ये जवाब था, नहीं मुझे कुछ भी नहीं, मुझे हम्म। कुछ भी नहीं है। तो आप ये आर्निका की तरफ आ गए। लेकिन बहुत सारे ऐसे पेशेंट भी आते हैं, "नहीं, डॉक्टर साहब ये हल्के हेयर फॉलिंग तो हो रही है, कोई बात नहीं, होता रहता है। अच्छा अच्छा, हल्का पेट का दर्द रहता है मेरे को कभी कभी, मैं कहीं बाहर का खा लेता हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे कोई दवाई की जरूरत नहीं है।" तो यहाँ भी आर्निका ही आएगी। तो हो सकता है कि बहुत सारे उसको डिजीज हो, लेकिन वो उसके इसको इग्नोर कर रहा है, तो दोनों जगह मल्टीपल आर्निका। टाइम आईबीएस के साथ भी आते हैं पेशेंट, उनका मेन प्रॉब्लम होता है कि इनफर्टिलिटी तो चलो है कॉज, लेकिन मेरी मेन प्रॉब्लम आई मतलब पेट खराब रहता है, इंडाइजेशन रहता है बहुत ज्यादा। आर्निका की सबसे खास बात यह है कि जब अगर वो आपके पास किसी एक ट्रीटमेंट को आ भी गया और उसको दूसरी बीमारी है, तो वो सीधे कहेगा कि डॉक्टर साहब अब उसको छोड़ो, उसको देख लो। तो क्योंकि उसको देखने के लिए उसके पास बहुत सारे तरीके हैं। Okay. The patient says and repeat the same sentence that my infertility cause is my masturbation. Even all my ailment are arise from masturbation. स्टेप से बढ़िया क्या है, मैंने बताया ना कि स्टेप ही एक ऐसा पेशेंट है जो आपको मास्टरबेशन की बार बार याद दिलाएगा। वो याद दिलाएगा कि हाँ यार, मेरे से ही ये गलती हुई। तो जहाँ अपनी गलतियों से वहां पे स्टेप से बढ़िया कोई भी दवाई नहीं। Okay, sir. लेकिन अभी हैं क्वेश्चंस बहुत सारे हैं। I think we need to stop this question and answer session. And thank you so much कि जी। इन क्वेश्चंस के आंसर आपने दिए, एंड आई एम श्योर दिस विल बी हेल्पफुल फॉर ऑल। सो अभी जो हमारा नेक्स्ट है वो हमारा है, जो हम लोगों ने स्टार्टिंग में बोला था कि हम 3 क्वेश्चन सेलेक्ट करते हैं, बेसिकली हम 3 लोगों को सेलेक्ट करते हैं। मैं इन 3 लोगों का नाम बता रही हूँ। सो प्लीज आप अपना कॉन्टेक्ट नंबर जो क्वेश्चन एंड आंसर बॉक्स है उसमें लिख दीजिएगा, और नेम, सो दैट इट विल बी इजी फॉर अस टू कनेक्ट यू। सो द फर्स्ट नेम इज श्रेया माली, सेकंड इज शालिनी गुप्ता, एंड थर्ड इज डॉक्टर शुभम। सो कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू, एंड अगेन सेंड योर कॉन्टेक्ट number, and thank you sir for presenting this presentation, and yes, this will be helpful, and thank you everyone for joining us, एंड आई एम श्योर हम जब अपनी कोई और नेक्स्ट वेबिनार लेकर आते हैं नेक्स्ट मंथ, इट विल बी ऑफ डिफरेंट टॉपिक। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू। और स्पेशल थैंक यू जितने भी स्टूडेंट्स अगर आए हैं तो उनका तो स्पेशल थैंक यू।
थैंक यू सो मच। थैंक यू।